Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर टू ईयर फर्स्ट APN2 यूनिट नंबर 8 and it's about the concept of sleep and rest. हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि स्लीप क्या है, रेस्ट क्या है, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसको नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो 8.2 में जो बाकी चैप्टर है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्लीप के बारे में और रेस्ट के बारे में, क्योंकि जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट उसकी जो कंप्लेंट्स होते हैं वो तो या स्लीप डिस्टर्बनेस की वजह से होते हैं या रेस्ट जब उसकी पूरी नहीं होती तो इसकी वजह से होते हैं। एक एनर्जी के लिए फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी, और एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपकी जो है प्रॉपर रेस्ट और स्लीप होनी चाहिए। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है या अगर आपके मतलब रेस्ट सही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप जो आपकी एक्टिविटीज़ है डायरेक्टली उस पे उसका असर हो सकता है, और मतलब आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो एज अ नर्स हमें पता होना चाहिए स्लीप के बारे में और रेस्ट के बारे में। सो दीज आर ऑब्जेक्टिव जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले वी विल डिफाइन द रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न के रेस्ट और स्लीप क्या है और उसके पैटर्न क्या है। डिफाइन द टर्म्स रिलेटेड टू द रेस्ट एंड स्लीप। जितने भी टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू स्लीप एंड रेस्ट उसको हम डिफाइन करेंगे। वी विल कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लीप और रेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपस में हम उसको कंपेयर करेंगे। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू काइंड ऑफ स्लीप। टू काइंड ऑफ स्लीप की हम बात करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिस तरह हमारे पास NRM है और ERM है। तो ठीक है, तो हम इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसको भी डिफाइन करेंगे। इसके अलावा इनवरेट द फंक्शन ऑफ स्लीप एंड डिस्कस द फैक्टर इफेक्टिंग स्लीप। स्लीप के फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे और उस फैक्टर को जो स्लीप को इफ़ेक्ट करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। वी विल आइडेंटिफाई द कॉमन स्लीप डिसऑर्डर, और जो हमारे पास कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वी विल आइडेंटिफाई द कंडीशन नेसेसरी टू प्रोमोट स्लीप, और उस मैकेनिज़्म उस एक्शन को हम डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम स्लीप को प्रोमोट कर सकते हैं। डिस्कस द नर्सिंग प्रोसेस फॉर अ पेशेंट टू प्रोमोट स्लीप, और जो नर्सिंग प्रोसेस है एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहले रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न क्या है। देख, अगर हम रेस्ट और स्लीप को देख ले तो रेस्ट में ये है कि इसमें जो बॉडी की एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज हो जाते हैं, और मतलब आपके मोस्टली आपकी जो हार्ट रेट है और आपके जो मतलब बॉडीज मोमेंट है मसल की वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, और स्लीप में भी आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है कि रेस्ट में आप अवेक होते हैं, आप अवेयर होते हैं अबाउट द सराउंडिंग। आपके इर्द गिर्द जो भी होता है आप इससे अवेयर होते हैं। मतलब आपकी कॉन्शियस लेवल बिल्कुल बरकरार होते हैं, लेकिन आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है जो काम है उसको आप कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन स्लीप में आप अवेयर नहीं रहते, आपकी जो इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है उससे आप अवेयर नहीं रहते। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के दौरान जो है आप एक मिनट के लिए लेट जाते हैं, ठीक है। या अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और ड्राइविंग के दौरान अगर अक्सर जो है आप किसी होटल पे रुक जाते हैं, चाय पी लेते हैं एक दो मिनट के लिए, वहाँ पे जो है ना हाँ, ठहरते हैं, तो इसको हम रेस्ट कहते हैं। मतलब जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो और इस एक्टिविटीज़ में अगर आप कोई ब्रेक ले ले तो इसको हम रेस्ट कहते हैं। अक्सर जब हम क्लास लेते हैं तो क्लास के बीच में हम अपने जो स्टूडेंट्स है उसको हम कहते हैं कि आप 10 मिनट्स या 5 मिनट्स आप ब्रेक ले लें, तो हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको रेस्ट दे रहे हैं, खुद भी रेस्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट को भी रेस्ट दे रही है। लेकिन स्लीप में ये है कि स्लीप में जो आपकी कॉन्शियस लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, और आपकी जो सराउंडिंग है उसकी रिगार्डिंग फिर आपके पास जो नॉलेज है वो नहीं रहती। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि स्लीप क्या है। सो स्लीप इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड।
اگر ہم نیڈس کی بات کریں، جس طرح میسلو جو ہیرارکی آف نیڈس ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو فرسٹ نمبر پہ کیا ہے، فزیولوجیکل نیڈ ہے، اور فزیولوجیکل نیڈس میں جو بیسک آپ کے ہے دس از سلیپ. تو سلیپ جو ہے یہ ہر ہیومن بینگ کی بیسک نیڈ ہے. اٹ از اے یونیورسل بایولوجیکل پروسیس کامن ٹو آل پیپل. اور نیڈ ایسا نہیں ہے، یہ یونیورسل بایولوجیکل پروسیس ہے. مطلب آپ جہاں بھی جائیں گے، فار ایگزامپل آپ پاکستان میں ہے، آپ یورپ میں ہے، آپ جو ہے عرب کنٹری میں ہے، جہاں بھی ہیں تو وہاں پہ آپ جو سلیپ ہے یا ریسٹ ہے وہ سب لوگوں کے لیے کامن ہوں گے، اور سب لوگ جو ہے یہ اس کا نیڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر کوئی پاکستان میں ہے سو سلیپ از دا نیڈ فار دیم، اور اگر کوئی یورپ میں ہے تو پھر اس کے لیے نہیں. نہیں، مطلب دنیا میں جتنے بھی مطلب لیونگ تھنگ ہے وہ سب کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے دس بورڈ. سو ہیومنس اسپینڈ اباؤٹ 1/3 آف دیئر لائفس اسلیپ. ٹھیک ہے، اگر ہم ہیومن جو ہے ہیومن بینگ کی اگر ہم زندگی کی بات کریں سو 1/3 جو حصہ ہے اس کی زندگی کا وہ کیا سلیپ میں گزار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو sleep pattern also refer to a sleep wake pattern is biological rhythm that guide the body as to when it should sleep and when it should wake. ٹھیک ہے. It is one of the body as a circadian rhythm that typically follow. جو سرکنڈیم ریڈم ہے اس کو جو ہے انٹرنل کلاک بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، مطلب یہ خود آپ کو بتاتے ہیں، یہ بایولوجیکل ریدم بھی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کی باڈی کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کب اس نے سلیپ کی طرف جانا ہے اور کب اس نے جو ہے سلیپ سے اٹھنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جیسے نائٹ ہو جاتے ہیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آٹومیٹیکلی جو ہے آپ کو جو ہے فیلنگ ہو جاتے ہیں سلیپ کی اور آپ سو جاتے ہیں، لیکن جیسے صبح ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ اٹھ جاتے ہیں. تو مطلب کس طرح آپ کی باڈی کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہے کہ کس ٹائم آپ نے سونا ہے اور کس ٹائم آپ نے اٹھنا ہے. تو دس از سرکنڈم ریدم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کو انٹرنل کلاک بھی کہتے ہیں. وہ ایک ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں کہ اس ٹائم آپ نے سونا ہے، اس ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، اس ٹائم نے آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں جو فزیولوجیکل چینجز بھی آتے ہیں. اینڈ ٹیپیکلی فالو آ 24 hour cycle controlling the body schedule for the sleeping and waking. جو سرکنڈم ریدم ہے جس کو ہم انٹرنل کلاک بھی کہتے ہیں، یہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کی باڈی کے جو شیڈیول ہے کہ کب آپ نے سونا ہے اور کب آپ نے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو ہم انٹرنل کلاک بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے سرکنڈم ریدم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائم ہے. چلو ہم آفٹرنون سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. 12 PM سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آفٹرنون سے. اس ٹائم جو ہے آپ اویک ہو جاتے ہیں، مطلب آپ اویک ہوتے ہیں جس طرح یہ 14:30 ہے. اس پہ بیسٹ کوآرڈینیشن ہوتے ہیں. اگر آپ مسل کے کوآرڈینیشن کی بات کریں، آپ کی باڈی کی بات کریں تو یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اگر 15:30 کی بات کر لیں سو جیسے دا فاسٹ ریئیکشن ٹائم ہوتے ہیں. اسی طرح 17 یعنی 5 PM کی اگر بات کریں سو دا گریٹسٹ جو کارڈک واسکولر ایفیشنسی اینڈ مسل اسٹرینتھ ہوتے ہیں اس میں. اسی طرح یہ ہمارے پاس 6 PM ہے. ٹھیک ہے. 1800 یہاں سے اگر آپ اسٹارٹ کر لیں 6:30 PM پہ تو اس ٹائم بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم 7 بجے کی بات کریں، شام 7 بجے کی، تو یہاں پہ جو باڈی کے ٹمپریچر ہے وہ ہائی ٹمپریچر ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم 9 بجے کی بات کریں، نائٹ 9 بجے، تو یہاں پہ جو میلیٹونین ہے اس کی سیکریشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. میلیٹونین جو ہے دس از لائٹ سینسیٹیو ہارمونس ہوتے ہیں، اور یہ انڈیوس کرتے ہیں سلیپ کو. سلیپ کی جو ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، سلیپ کی جو نیڈ ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، سلیپ کی جو ڈیزائر ہے اس کو انکریز کر دیتے ہیں. تو 9 بجے آلموسٹ جو میلیٹونین ہے اس کی سیکریشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو باول مومنٹ ہے وہ سپریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نائٹ کے ٹائم جو باول مومنٹ ہے تقریباً 10:30 پہ PM کی اگر ہم بات کریں تو یہ سپریس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں 12 AM یعنی رات کے 12 بجے. تو رات کے 12 بجے اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 بجے، رات کے 2 بجے جیسے ڈیپسٹ سلیپ، سب سے زیادہ جو ڈیپ سلیپ ہے وہ تقریباً 2 بجے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم 4:30 AM کی بات کریں تو باڈی کی ٹمپریچر جو ہے یہاں پہ لوور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح 6 AM کے سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو 6:45 پہ
جو ہے یہ مطلب جو بلڈ پریشر ہے، جو شارٹ رائز ان بلڈ پریشر دوبارہ رائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 7:30 پہ جو میلیٹونین ہے، چونکہ اس ٹائم لائٹ آ جاتے ہیں اور میلیٹونین از اے لائٹ سینسٹیو ہارمونس ہوتے ہیں، تو میلیٹونین سیکریشن یہاں پہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم باؤل مومنٹ کی بات کریں، جو ہمارے پاس 10:30 پہ جو پی ایم کی اگر ہم بات کریں اس پہ سپریس ہوا تھا، تو یہاں پہ دوبارہ باول مومنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہائیسٹ ٹیسٹوسٹیرون سیکریشن کی اگر ہم بات کریں تو 9 جو ہے اے ایم پہ تقریباً سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اگر 10 اے ایم کے ہم بات کریں تو سب سے زیادہ الٹرنیس کی اگر ہم بات ہے، سب سے زیادہ الرٹ جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 10 بجے، صبح 10 بجے ہوتے۔ تو یہ ایک ٹائم ہے، یہ کلاک جس ٹائم پہ آ جاتے ہیں، اگر رات 2 بجے ہے تو آٹومیٹکلی آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جاؤ گے۔ تو مطلب یہ کنٹرول کرتے ہیں ہماری باڈی کی جو میکینزم ہے اور اس کو کنٹرول کر دیتے ہیں۔ اچھا، ریسٹ اینڈ سلیپ پیٹرن جو ہے کنٹینیو ہے۔ پراپر سلیپ ریسٹ آر امپورٹنٹ فار دا پیشنٹ اینڈ مے بی انٹرپٹیڈ بیکاز آف پین، فیور، فیئر، اسٹریس اور سائڈ افیکٹ آف میڈیکیشن اینڈ نیسیسری ٹریٹمنٹ۔ اگر ہم بات کریں تو جو پیشنٹ ہے اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے دس از دا پراپر سلیپ اینڈ ریسٹ۔ لیکن کچھ ایسی سچویشن ہے جس سچویشن کی وجہ سے یہ انٹرپٹ ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کو پین ہے، چاہے وہ ہیڈ ایک ہو، چاہے ابڈومینل پین ہو یا جو بھی ہو، لیکن اس کی وجہ سے جو اس کی سلیپ ہے یا ریسٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، یا اگر اس کو کسی چیز کی فیئر ہو، سرجری کی فیئر ہو، مطلب اپنی ٹریٹمنٹ کے ریگارڈنگ ہو، تو اس کی وجہ سے اس کی نیڈ، یا اگر وہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ امن نہ ہو، مطلب پیسفل ایریا نہ ہو، تو مطلب آپ کو ایک فیئر ہوتے ہیں اور فیئر کی وجہ سے پھر آپ کی جو سلیپ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اسٹریس کی وجہ سے بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، یا اگر کوئی ایسی میڈیسن ہے جس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو آپ کی نیڈس ہے وہ نیڈس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان امپورٹنٹ نرسنگ ایکشن ایز ٹو اسسٹ پیشنٹس ان obtaining enough sleep and aid in healing and maintaining the health۔ اگر ہم بات کریں نرسنگ ایکشن کی یا نرسنگ پروسیس کے، تو ایز اے نرس اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ پیشنٹ کے جو سلیپ پیٹرن ہے، اس کے جو سلیپ اسکیجول ہے، ہیبٹس ہے، آپ اس کو اسیس کریں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ مطلب اس کی نیڈ پوری ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے پاس جب بھی کوئی پیشنٹ آتے ہیں اور وہ ہیڈ ایک کی کمپلین کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس سے کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کی سلیپ ٹھیک ہے، مطلب آپ کی سلیپ پوری ہے، آپ سلیپ جو ہے صحیح کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایڈلٹ کی بات کریں، سو دیٹس نیڈ 7 hour اور سلیپ ایٹ اے نائٹ۔ تقریباً 7 hour جو ہے یہ دس از دا مین ریکوائرمنٹ نیڈس پر ایڈلٹ جو انڈیویجول ہے، کہ وہ ایٹ لیسٹ کم سے کم 7 گھنٹے وہ سوئے۔ 8 گھنٹے جو ہے دس از دا 8 hour، دس از دا ویری کہ پرفیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ٹائم ہے۔ ریسٹ کیا ہے؟ ریسٹ از اے کنڈیشن ان ویچ دا باڈی از ان ڈیکریز اسٹیٹ آف ایکٹیویٹی ود آؤٹ فزیکل ایموشنل اسٹریس اینڈ فریڈم فرام اینزائٹی۔ ریسٹ از ود آؤٹ دا آلٹر لیول آف دا کانشیس۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ اگر سلیپ اور ریسٹ دونوں کو آپ دیکھ لیں تو اس میں جو باڈی ہے نا، باڈی کی جو اسٹیٹ ہے، آپ ایکٹیویٹیز ہے، مطلب جو نارملی وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں، لیکن ود آؤٹ فزیکل ایموشنل اینڈ اسٹریس اینڈ فریڈم فرام اینزائٹی، مطلب آپ بالکل پرسکون، آپ کی ایموشنل اسٹریس بھی اس ٹائم نہیں ہوں گے، انزائٹی سے بھی آپ فری ہوں گے۔ سو ریسٹ از، لیکن ریسٹ اور سلیپ میں جو مین ڈفرینس ہے دس از دیٹ کہ ریسٹ از ود آؤٹ آلٹر لیول آف دا کانشیس، مطلب آپ کی جو کانشیس لیول ہے وہ مینٹین رہتے ہیں، آپ اویئر رہتے ہیں، آپ کی ارد گرد جتنے بھی سراؤنڈنگ ہے آپ اس سے اویئر رہتے ہیں۔ In a medical care, rest is defined as a behavior aimed at increasing the physical and mental well-being which usually involve the stopping activities۔ ٹھیک ہے، اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو یہ وہ بیہیویئر ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو فزیکل یا مینٹل ویل بینگ ہے آپ اس کو انہانس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ بہت دور تک آپ سفر کر رہے ہیں، تو راستے میں جب آپ وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں اور آپ ریسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اور بھی مطلب جو ہے اپنی انرجی پیدا ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ آپ کی انرجی کو انہانس کر دیتے ہیں۔
Rest has a positive outcome for और फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। अगर हम मेंटल इमोशनल हेल्थ की बात करें या फिजिकल हेल्थ की बात करें, सो रेस्ट हमारी जो है इसकी आउटकम पॉजिटिव आउटकम को क्रिएट करते हैं बाय रिलैक्सेशन मसल एंड क्वाइटिंग द ब्रेन। रेस्ट कैन हेल्प रिस्टोर अ सेंस ऑफ calm during the time of exhibitions illness or the ओवर एक्सर्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आपको कोई डिजीज़ है, आपको कोई मतलब बीमारी है, और या आप बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो, तो ये आपको रिलैक्स रखते हैं, आपकी मसल को रिलैक्स करते हैं, आपकी ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंटिन्यू स्टडीज़ कर रहे हैं 4-5 आवर से, तो अगर आप थोड़ा टाइम के लिए आप स्टडीज़ को छोड़ दें और आप किसी और एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाइए, आप जो है सो जाइए, आप तो ये क्या है, दिस इज द रेस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्लीप की। स्लीप क्या है कि an altered state of the consciousness in which the individual perceptions of in reaction to environment at decrease। इसमें सिर्फ ये है कि आपकी जो कॉन्शियस लेवल है वो डिक्रीज हो जाते हैं, वो ऑल्टर हो जाते हैं, और जो आपकी सराउंडिंग जो कुछ भी हो रहा है उसके रिगार्डिंग आपकी जो परसेप्शन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब अगर आप सो रहे हैं और आपके साथ जो है कोई बैठे हो कि कोई गपशप लगा रहे, कोई बातें कर रहे हैं, तो आप उससे अनअवेयर है, आप उसको नहीं सुन सकते। अ फिजिकल एंड मेंटल रेस्टिंग स्टेट इन विच a person become relatively inactive and unaware of the environment। ये भी जिस तरह फिजिकल और मेंटल जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन इसमें ये है कि आप इनएक्टिव और अनअवेयर हो जाते हैं आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है। स्लीप इज़ अ पार्शियल, आप कह सकते हैं कि डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड where most external stimuli are blocked from the sense। इसमें यह है कि आप पार्शली आप कह सकते हैं कि आप जो रियल वर्ल्ड है आप उससे डिटैच हो जाते हो, आप अनअवेयर हो जाते हो, आपके बाहर जो भी कुछ हो रहा है आप उससे अवेयर नहीं रहते। तो स्लीप और रेस्ट में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्लीप में आपकी जो कॉन्शियस लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप फुली कॉन्शियस नहीं होते, आप अवेयर नहीं रहते, आप जो आपकी इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है आप उससे अवेयर बाखबर नहीं रहते। लेकिन रेस्ट में ये है कि रेस्ट में जो है आपकी कॉन्शियस लेवल वो अल्टर नहीं हो जाते, वो बिल्कुल यू कैन से कि वो आप बिल्कुल एक्टिव होते हैं, आप अवेयर होते हैं, आपकी इर्द गिर्द जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं आप उससे बिल्कुल अवेयर होते हैं। तो स्लीप और रेस्ट दोनों में जो फिजिकल या मेंटल्स आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्शियस लेवल की अल्टरेशन की, तो इट विल बी स्लीप। अगर कॉन्शियस लेवल अल्टर नहीं होता तो इट विल बी रेस्ट। Compare the characteristics of sleep and rest। तो sleep क्या है? Sleep is a body mind state in which we experience sensory detachment from the और सराउंडिंग। इसमें क्या है कि इसमें आपकी जो बॉडी या माइंड की वो स्टेट है जिसमें आप जो सराउंडिंग आपकी जो एनवायरनमेंट है उससे आप डिटैच रहते हैं, मतलब आप आपको अवेयरनेस नहीं होती इसके बारे में। लेकिन द रेस्ट इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी इज इन डिक्रीज स्टेट ऑफ एक्टिविटीज विद आउट द फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। इसमें सिर्फ ये है कि आपकी जो स्टेट ऑफ एक्टिविटीज़ है आपकी बॉडीज़ की, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, चाहे इमोशनल स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो या एंजाइटी हो, वो मतलब वो डिक्रीज हो जाते हैं और आप बिल्कुल पुरसकून की तरफ आ जाते हैं। स्लीप इज एसोसिएटेड विद अ टिपिकल पोस्चर सच एज लाइंग डाउन विद आइज क्लोज। ठीक है, स्लीप के कुछ अपने यू कैन से कि आपके कुछ पोस्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल या तो आप लाइंग पोजीशन में होते हैं या आपकी जो आइज़ है वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, लेकिन नो टिपिकल पोस्चर रिक्वायर्ड फॉर द रेस्ट। रेस्ट के लिए कोई ऐसे टॉपिकल कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसी पोस्चर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टिपिकल पोस्चर की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप सिटिंग पोजीशन में भी रेस्ट कर सकते हो, आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी रेस्ट कर सकते हो, और आप जो है लाइनिंग पोजीशन में भी स्लीप रेस्ट कर सकते हो। इसी तरह अगर हम थर्ड देख लें तो स्लीप रिजल्ट इन डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्लीप में आपकी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उससे आपकी जो रिस्पांस है वो डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बाहर कोई शोर कर रहे हैं तो आप तो ऑलरेडी सो रहे हैं, आप उसको नहीं कह सकते कि आप ऐसा ना करें या करें। ठीक है, मतलब अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ आपका आवाज़ दे रहा है लेकिन अगर आप सो रहे हैं तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई से आप बाखबर नहीं रहते, बेखबर रहते।
लेकिन अगर हम रेस्ट की बात करें सो इन अदर रेस्टिंग कंडीशन वी आर इन कांटेक्ट विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, आपकी इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है तो आप इसके साथ कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज है आप उसको डिस्क्रीज करते हैं। 4 नंबर पे देखें तो इट इज़ अ वेरी नेरो टर्म, लेकिन अगर हम रेस्ट की बात करें सो रेस्ट इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स है, क्योंकि स्लीप जो है वो रेस्ट में आ सकते हैं लेकिन रेस्ट स्लीप में नहीं आ सकती। Sleep is a physical, but rest is a spiritual. We need 7.5 hour of sleep per body. अगर बॉडी की हम बात करें तो तकरीबन एटलीस्ट 7 से लेकर 8 आवर आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर हम रेस्ट की बात करें so we need 2 आवर to 2.25 मिनट्स 225 मिनट्स रेस्ट पर डे। तकरीबन 2 आवर से लेकर 2.5 आवर तक आप कह सकते हैं कि आपकी जो रेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है पर डे। आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लीप क्या है, स्लीप की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या मतलब you can say who be है। So sleep is a state that is characterized by the change in brain waves activity, breathing, heart rate, body temperature and other physiological function। अगर हम स्लीप की बात करें तो ये वो स्टेट है जो करेक्टराइज करते हैं कि जो चेंज आते हैं आपकी ब्रेन और की जो वेव्स एक्टिविटीज़ है उसमें आ सकते हैं, आपकी ब्रेन में ब्रीथिंग में चेंज आ सकते हैं, आपकी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं, और भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन या चेंजेस जो है उसमें आ सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्लीप स्टेज डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन में भी अगर हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि उनके स्लीप की जो डिफरेंट स्टेजेस है, तकरीबन 5 स्टेजेस ऑफ स्लीप है जिसमें एनआरएम के 4 है और ईआरएम के जो पेप नंबर स्टेज है। सो मोर एक्टिव एंड वेरिएबल फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द जो रैपिड आई मोमेंट स्लीप है, रैप जिसको कहते हैं, एंड इज लेस एक्टिव and more stable for example during the NREM, जो नॉन रैपिड आई मोमेंट की बात हो रही है। अब स्लीप एज अ पीरियड ऑफ रिड्यूस एक्टिविटीज़, अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की तो एक करेक्टरिस्टिक्स की ये है कि स्लीप के दौरान आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो रिड्यूस हो जाते हैं। स्लीप इज एसोसिएटेड विद टिपिकल पोस्चर सच एज लाइंग डाउन विद आइज क्लोज इन ह्यूमंस। ठीक है, स्लीप के लिए कुछ है आपका स्पेसिफिक पोस्चर है जिसमें आप स्लीप परफॉर्म करते हैं, जिसमें आप लाइन पोजीशन पे लेट जाते हैं और आपकी आंखें बंद हो जाते हैं। स्लीप रिजल्ट इन डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और स्लीप जो है और उसकी वजह से आपकी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की के साथ को आपकी जो रिस्पांस है वो डिक्रीज हो जाते हैं। बाहर मतलब जो कुछ भी हो रहा है आप उससे अनअवेयर हो जाते हैं। स्लीप इज़ अ स्टेट डेट इज़ रिलेटिवली इजी टू रिवर्स, और स्लीप ऐसा है कि आसानी से ये वापस इससे आप रिवर्स हो सकते हैं। स्लीप कंसिस्ट ऑफ 2 मेन फेजेस डेट आर, स्लीप की अगर हम बात करें तो इसकी 2 फेजेस है। द फर्स्ट वन इज अ नॉन रैपिड मोमेंट जिसके 4 स्टेजेस है, एंड द सेकंड वन इज अ रैपिड आई मोमेंट जिसके 1 स्टेज है। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ स्लीप की अगर हम बात करें तो नॉन रैपिड मोमेंट जो है एनआरएम, this is about 75 to 80% of the sleep during at night is NRM sleep। ठीक है, NRM sleep ये मतलब इतना डीप स्लीप नहीं होता अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू जो RM है, REM है, मतलब रिपीट आई मोमेंट की स्लीप है। सो NRM स्लीप इज डिवाइड इनटू 4 स्टेज। NRM तकरीबन अगर हम टोटल स्लीप की बात करें तो 100 में से 75 से लेकर 80% जो स्लीप है दिस इज द नॉन रिपीट आई मोमेंट स्लीप है, और इसकी 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड की जाती है, ईच एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्ट ब्रेन एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजी। हर एक जो है ये उसके अपने एक यूनिक अपने जो है मुख्तलिफ उसकी ब्रेन्स एक्टिविटीज़ और उसकी फिजियोलॉजी है। सो NRM जो है नॉन रिपीट आई मोमेंट, इसके स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 स्टेज में उसको डिवाइड किया गया है। जो स्टेज 1 है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। स्टेज 1 इज द स्टेज ऑफ द वेरी लाइट स्लीप, ये बहुत ज़्यादा लाइट स्लीप होते हैं। आप उसको ये कह सकते हैं कि अक्सर आप किसी महफल में बैठते हैं और आपको नींद आ जाते हैं, आप जो है फॉलिंग अस्लीप में आप चले जाते हैं। मतलब अगर आपको जो है नींद आ जाते हैं, आपको एक झटके जैसे दे देते हैं कि मतलब
नींद आ जाती है, कोई अगर आपको मामूली सी भी आवाज़ दे तो आप उसको जाग जाते हैं, तो ये वेरी लाइट स्लीप होते हैं। मामूली सी अगर भी आपको कोई नाम से कोई आपको आवाज़ दे दे तो आप जो है डायरेक्टली उसको रिप्लाई कर सकते हो। एंड लीस्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स, और ये कुछ मिनट्स के लिए होते हैं। मोस्टली ये जो है ये तकरीबन 5 से लेकर 15 मिनट्स तक ये ड्यूरेशन रहते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज द पर्सन फील्स ड्राउजी एंड रिलैक्स। इस स्टेज में जो है एक पर्सन ये अपने आप को ड्राउजी बिल्कुल फील करता है और रिलैक्स फील करता है। द आईज रोल फ्रॉम द साइड टू साइड। आपने देखे होगी कि वो एक साइड से दूसरी साइड तक जो अपनी आईज है उसको रोल करते हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं अपने आप को अवेक रखने की, लेकिन उसके आंखें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। एंड द हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप्स स्लाइटली, और इसमें जो हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो कम हो जाते हैं। द स्लीपर कैन बी रेडली अवेकन um, awaken and may deny that he or she was sleeping। अब मामूली से अगर आप उसको आवाज़ दें या कुछ तो वो उठ जाता है और वो फिर डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं इस बात की, मैं नहीं मैं तो जाग रहा था, मैं तो मतलब नहीं सो रहा था। तो ये जो स्टेज है आप खुद उसको मतलब आप फील कर सकते हैं कि मतलब अपने आप पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर आप किसी महफिल में है, दोस्तों के साथ है, और टाइम जो है नींद का वो पूरा हो जाता है और आपको नींद आ जाते हैं, आप जो है उन कोशिश करते हैं कि अपने आप को अवेक रखें, लेकिन आपकी जो आंखें हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको आवाज़ देती है कि आप सो गए तो आप कहते हैं नहीं मैं तो नहीं सोया था, बस वैसे किसी सोच में घूमता। सो रिलैक्स एंड ड्राउजी हो जाते हैं उसमें। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें जो रेस्टफुलनेस होते हैं, आप फ्लोटिंग सेंसेशन होते हैं उसमें, आइज रोल फ्रॉम साइड टू साइड होते हैं, और यूजुअली लेस्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स के लिए ये कंडीशंस होते हैं। स्टेज टू की अगर हम बात करें तो आफ्टर जो 15 मिनट्स है फिर आप जो है चले जाते हैं स्टेज टू में। स्टेज टू जो है दिस इज द स्टेज ऑफ द लाइट स्लीप। ठीक है, ये भी लाइट स्लीप, लेकिन वो वेरी लाइट स्लीप की स्टेज थी, और ये फिर आप लाइट स्लीप के स्टेज में चले जाते हैं। ये भी डीप स्टेज नहीं होते। ड्यूरिंग विच द बॉडी प्रोसेस कंटिन्यू टू स्लो डाउन। इसमें भी जो आपके अगर हम हार्ट रेट की बात करें, ब्रीथिंग की बात करें, तो वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो जाते हैं। द आइज आर जेंटली generally still, the heart and respiratory rate decrease slightly and the body temperature falls। ठीक है, तो इसमें बॉडी टेम्परेचर कम हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सारी चीज़ें कम हो जाते हैं। स्टेज टू लीस्ट ओनली अबाउट 10 to 15 मिनट्स। और इसके अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 10 to 15 मिनट्स ये जो स्टेज है ये होते हैं, बट some but constitutes 45 to 55% of the total sleep। लेकिन अगर हम टोटल स्लीप की बात करें तो सबसे जो लॉन्गर स्टेज है जैसे द स्टेज टू, जो तकरीबन 45 से 55% ऑफ द टोटल स्लीप के मतलब ये ऑक्युपाई करते हैं स्पेस। सो एन इंडिविजुअल इन स्टेज टू रिक्वायर मोर इंटेंस stimuli than a stage one to awake, such as touching or शेकिंग। ठीक है, अगर हम बात करें तो स्टेज वन में अगर आप उसको सिर्फ वर्बल स्टिमुलाई भी दे देते थे, मतलब अगर आप उसको सिर्फ आवाज़ भी दे देते थे तो वो डायरेक्टली उठ जाता था। लेकिन इसमें थोड़ा अपने डीपली स्टिमुलाई देने हैं, आपने उसको पेंच करना है, आपने उसको जो है मतलब शेक करना है, तो वो फिर आपको बता देंगे वो कि मैं अवेक हूँ। ठीक है, लाइट स्लीप है और इजीली एरोज्ड होते हैं इसमें, मतलब आसानी से आप उसको उठा सकते हो। स्टेज थ्री क्या है कि स्टेज थ्री रेफर टू अ मीडियम डीप स्लीप वेयर वाइटल साइन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो फर्दर बिकॉज ऑफ द जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से द स्लीपर इज डिफिकल्ट टू एरोज। स्टेज थ्री ये स्टेज टू से मतलब डीप स्टेज है, उसमें जो नींद है उससे ज़्यादा मतलब डीप नींद्स होते हैं। इसमें जो वाइटल साइन की अगर हम बात करें या मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करें वो स्लो हो जाते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें एक्टिवेट हो जाता है। इसमें थोड़ा किसी को उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टेज लीस्ट 15 टू 30 मिनट, अगर इस स्टेज की हम बात करें तो ये तकरीबन 15 से लेकर 30 मिनट्स तक ये इसकी ड्यूरेशन होते हैं। इट्स इन्वॉल्व इनिशियल स्टेज अप डीप स्लीप। ठीक है, अगर हम डीप स्लीप की बात करें तो ये इसकी इनिशियल स्टेज में से है। मसल आर कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं इसमें मसल। लार्ज स्लो वेव्स इन ईईजी, अगर हम ईईजी को देख ले तो उसमें जो वेव्स है उसके
वो एक तो लार्ज बन जाते हैं और एक दूसरा वो स्लो हो जाते हैं। वाइटल साइन डिक्लाइन बट रिमेन रिगुलर। वाइटल साइन उसमें भी कम हो जाते हैं लेकिन स्टिल वो रिगुलर होते हैं। स्लीपर इज डिफिकल्ट टू एरोस एंड रिलाई मोर। ठीक है, मतलब आसानी से वो नींद से नहीं बेदार होती इसमें। अब जो स्टेज 4 है, दिस इज द डीपेस्ट स्लीप और डेल्टा स्लीप। इसको हम डेल्टा स्लीप या डीपेस्ट स्लीप कहते हैं। उसमें स्लीप जो इंडिविजुअल है वो बिल्कुल ही डीप स्लीप होता है। इट इज़ द स्टेज वेयर द हार्ट रेट एंड इंस्पायरेटरी रेट ड्रॉप्ड 20 to 30% बिलो। अगर हम बात करें नॉर्मल जो मतलब जो किसी पेशेंट के अगर हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट है तो तकरीबन 20 to 30% बिलो हो जाते हैं। मतलब उससे दूर जो एग्जिबिटेड ड्यूरिंग द वर्क इन हावर जो काम करते हैं, अगर उस टाइम उसके हार्ट रेट या रेस्पिरेटरी रेट की अगर हम बात करें तो मतलब अगर वेकिन और एक्टिविटीज़ के दौरान जो होते हैं उससे तकरीबन 20 से 30% वो डिक्रीज हो जाते हैं। दिस स्टेज इज taught to restore the body physically. Some dreaming may occur here. This stage may be absent in the elderly. इसमें अगर आप देख ली तो इसमें जो ड्रीमिंग होती है ना, जो ख्वाब देखते हैं हम, वो भी इसमें आ जाते हैं। लेकिन ये जो मतलब एल्डर पेशेंट कुछ लोग होते हैं उसमें ये स्टेज मिस होते हैं। ये स्टेज जो है अगर हम इसके टाइम की बात करें तो ये तकरीबन 15 to 30 मिनट्स उसकी ड्यूरेशन ये रहते हैं। इट इज़ द डीपेस्ट स्टेज ऑफ द स्लीप। एनआरएम में ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट स्टेज है स्लीप की। if the sleep जो है loss has occurred, sleeper spends considerable portion in the up night in this stage. Vital signs are significantly lower than during the working hours. अगर हम working hour की बात करें उसके साथ कंपेयर करें तो जो वाइटल साइन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर हम ईईजी को देखें तो ईईजी में जो मतलब वेव्स है वो स्लो होते हैं। इसमें स्लीप वॉकिंग एंड एनरोसिस बेड वेटिंग समटाइम्स आकर कुछ लोग जो है आपने देखे होंगे कि वो नाइट में घूमते हैं, नाइट में बाहर जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बेड वेटिंग करते हैं, बेड पे पेशाब करते हैं, तो वो मोस्टली जो स्टेज 4 है उसमें ये आकर होते हैं। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू एरोज स्लीपर। और जो सो रहा होता है वो इंडिविजुअल को उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस स्टेज में। अब हम बात करेंगे स्टेज 3 और स्टेज 4 को। तो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 आर द डीपेस्ट स्टेज ऑफ द स्लीप। तो स्टेज 3 और 4 जो है ये स्लीप की अगर हम बात करें तो ये डीपेस्ट मतलब डीप स्टेप है। डिफरिंग ओनली इन द परसेंटेज ऑफ डेल्टा वेव्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 30 seconds पीरियड ड्यूरिंग द डीप स्लीप और डेल्टा स्लीप। The sleeper heart respiratory rate dropped 20 to 30% below those exhibited during the working hour. अगर स्टेज 3 की बात करें या स्टेज 4 की बात करें तो दोनों डीप स्लीप हैं। इसको जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिर्फ ओनली जो डेल्टा वेव्स है उसके रिगार्डिंग। स्टेज 2 में जो है वो मतलब स्लो हो जाते हैं, लेकिन अगर स्टेज 4 की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। और अगर हम एक्टिविटीज़ की बात वाइटल साइन की बात करें तो जो नॉर्मल वाइटल साइन होते हैं उसमें ये है कि अगर जो मतलब दिन के टाइम जब आप काम करते हैं और आपकी हार्ट रेट जो होते हैं, आपकी रेस्पिरेटरी रेट जो होते हैं, आपकी बीपी होते हैं, तकरीबन ये 20 to 30% डिक्रीज हो जाते हैं। और इन दोनों में जो है द स्लीप इज डिफिकल्ट टू एरोस। इसमें किसी को उठाना मुश्किल हो जाता है। द पर्सन इज नॉट डिस्टर्ब बाय सेंसरी स्टिमुलाई। अगर बाहर कोई सेंसरी स्टिमुलाई है तो उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता। द स्केलेटल मसल आर वेरी रिलैक्स। जो स्केलेटल मसल है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है इस स्टेज में। और रिलैक्सेस जो है डेमोन्स्ट्रेट एंड स्नोरिंग इज मोस्ट लाइकली टू आकर। ठीक है, अक्सर नींद में जो नहीं होते हराटी मारते हैं और वो तो ये अक्सर भी इस स्टेज में आते हैं। इवन सॉल्विंग एंड स्लाइवा प्रोडक्शन आर रिड्यूस ड्यूरिंग द डेल्टा स्लीप। और जो डेल्टा स्लीप है उसमें मतलब जो सॉल्विंग्स होते हैं या जो स्लाइवा होते हैं वो डिक्रीज हो जाए। दिस स्टेज आर एसेंशियल फॉर द रेस्टोरिंग एनर्जी एंड रिलीजिंग इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन। अगर एनआरएम जो स्लीप की अगर हम बात करें तो स्लीप 3 और स्लीप 4 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी रिस्टोरिंग। और हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है उसके रिलीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है।
अब जो सेकंड नंबर पे हमारे पास है रैपिड आई मोमेंट, जो जो स्टेज 5 भी उसको कहते हैं। टोटल जो स्लीप है उसकी 5 स्टेज है। जो फर्स्ट 4 स्टेज है इसको हम एनआरएम कहते हैं, और जो फिफ्थ स्टेज है उसको हम आरईएम या मतलब जो रैपिड आई मोमेंट स्टेज कहते हैं। और अगर हम जो फाइव स्टेज है, सो द जो रैपिड आई मोमेंट है, दैट स्लीप टिपिकली यूजुअली री जो है reoccur। ये तकरीबन 90 अबाउट एवरी 90 मिनट्स बाद जो है ये मतलब आते हैं ये नीड। अगर हम इसकी बात करें, हम स्लीप की बात करें, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए इसकी ड्यूरेशन है। अदर नेम्स, अगर हम और नेम्स की बात करें, सो इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। द ईईजी पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये रिजेंबलिंग होते हैं डेट ऑफ द अवेक स्टेट। जो अवेक स्टेट में जो आपके ईईजी की जो वेव्स बनते हैं जस्ट लाइक डेट होते हैं, दिस इज नॉट एज अ रेस्टफुल एज एनआरएम स्लीप। मोस्ट ड्रीम टेक प्लेस ड्यूरिंग डेज पीरियड। जो ड्रीम्स होते हैं ना, मतलब जो ख्वाब हम देखते हैं तो ज़्यादातर इस पीरियड में होते हैं। एंड द ड्रीम आर यूजुअली रिमेंबर आर कंसोलिडेटेड टू मेमोरी। और इस स्टेज की जो नींद से वो अक्सर याद होते हैं। फिर आपको जब आप उठ जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने रात को ये नींद देखा था। द ब्रेन इज हाईली एक्टिव विद मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजिंग एज मच एज 20%। इसमें आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है या आपकी जो ब्रेन एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो जाती है। तकरीबन 20% जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज होते हैं। द स्लीपर में द स्लीपर में बी वेरी डिफिकल्ट टू एरोज। मतलब जो सोने वाला है इस स्टेज में, उसको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देयर आर रैपिड जो है आइस मूवमेंट का अगर हम बात करें, इसलिए तो उसको हम रैप कहते हैं, क्योंकि उसमें जो आई मूवमेंट होते हैं दिस इज अ वेरी रैपिड आई मूवमेंट्स होते हैं। मसल टोन्स इज डिक्रीज, उसमें मसल टोन बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं। बट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज। लेकिन इसमें जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है अगर हम बात करें तो इंक्रीज हो जाते हैं। हार्ट रेट इन जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं और इरेगुलर हो जाते हैं। द स्लीप पीरियड बिकम लॉन्गर एज द नाइट प्रोग्रेस। और जितना नाइट जो है लाइट लेट टाइम होता जाता है तो ये स्लीप जो है वो इसके साथ लॉन्गर हो जाता है। मतलब नाइट के लेट टाइम ये स्लीप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देख, बाकी जो फोर्थ स्टेज है उसमें सारी चीज़ें डिक्रीज हो जाती थी। मतलब हार्ट रेट की अगर हम बात करें या हम रिस्पिरेटरी रेट की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, लेकिन इसमें अगर हम रैपिड आई मोमेंट की बात करें तो इसमें ये इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है एनआरएम और जो रैपिड आई मोमेंट है उसमें, एक तो ये है कि एनआरएम में सारी चीज़ें डिक्रीज हो जाते हैं। एनआरएम में सारी चीज़ें, चाहे आपकी मेटाबॉलिक रेट हो, चाहे आपकी हार्ट रेट हो, चाहे आपकी रेस्पिरेटरी रेट हो, वो सारे इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द एनआरएम एंड जो आरएएम है। ठीक है, एनआरएम जो है, रैम और एनआरएम की अगर हम बात करें तो एनआरएम में स्लो आई मोमेंट होते हैं, लेकिन जो आरएम है उसमें रैपिड आई मोमेंट होते हैं। जो एनआरएम है रेस्टफुल स्लीप होते हैं, लेकिन जो रैपिड आई मूवमेंट है उसमें जो स्लीप है वो रेस्टफुल स्लीप नहीं होते। डिक्रीज मेटाबॉलिज्म होते हैं, लेकिन जो रैपिड आई मूवमेंट है उसमें इंक्रीज होते हैं मेटाबॉलिज्म। वाइटल साइन जो है एनआरएम में स्लो हो जाते हैं। वाइटल साइन जो है वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम। जो है रैपिड मूवमेंट है, मसल टोन जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहते हैं। लेकिन अगर हम रैपिड आई मूवमेंट की बात करें तो मसल जो टोन्स है वो इसमें डिप्रेस रहते हैं। नो वेडेड ड्रीम्स। और मतलब उसमें जो ड्रीम्स होते हैं वो मोस्टली आकर होते हैं एंड रैपिड आई मोमेंट में। तो इसमें अगर आप देख ले तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो स्लो हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे हार्ट रेट हो, चाहे रेस्पिरेटरी रेट हो। लेकिन जो रैपिड आई मोमेंट है उसमें इंक्रीज हो जाते हैं। ये लेट नाइट को बहुत ज़्यादा, जितना नाइट डीपर हो जाता है, मतलब लेट की तरफ जाता है, तो ये नींद बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं उस टाइम। अच्छा, अब स्लीप साइकिल। तो स्लीप साइकिल्स क्या हैं? सो ड्यूरिंग अ स्लीप साइकिल पीपल typically pass through NRM and RM
स्लीप। जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है और जो रैपिड आई मूवमेंट है उससे आपको गुजरना पड़ता है। द कंप्लीट साइकिल यूजुअली लास्टिंग अबाउट 90 टू 110 मिनट्स। अगर हम कंप्लीट एक साइकिल की बात करें तो ये तकरीबन 90 से लेकर 110 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं किसी एडल्ट में। एंड द फर्स्ट स्लीप साइकिल a sleeper usually pass through all of the first three NRM स्टेज। ठीक है, अगर हम फर्स्ट साइकिल की बात करें तो स्लीप आप जो है स्टेज वन से आप स्टेज टू से आप स्टेज थ्री में चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि अब द फर्स्ट cycle, a sleeper usually pass through the all of the first three NRM stage in total of about 20 to 30 minutes। और ये जो स्टेज वन से टू से थ्री ये तकरीबन जो टोटल टाइम की अगर हम बात करें तकरीबन 20 से लेकर 30 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या होता है कि द स्टेज फोर में लास्ट अबाउट 30 मिनट। जो स्टेज फोर है वो तकरीबन 40 मिनट्स तक होते हैं। तो इन दोनों का अगर आप प्लस करिए तो एक तकरीबन 70 टू 60 मिनट्स हो जाते हैं। After the stage 4 NRM, the sleep pass back through the stage 2 and the stage 3 and the stage 1 about the 20 मिनट्स। तो 40 मिनट्स, इसके बाद अगर आप 30 मिनट्स को प्लस करें और फिर 20 तो ये तकरीबन 90 मिनट्स बनते हैं। मतलब आप स्टेज फर्स्ट से स्टेज टू से स्टेज थर्ड में चले जाते हैं, ये तकरीबन 30 मिनट्स में कंप्लीट होते हैं। फिर स्टेज थ्री से आप जाते हैं स्टेज फोर में, और स्टेज फोर में आप तकरीबन वहाँ पे 40 मिनट जो है आप स्टे करते हैं और फिर उससे वापस आप स्टेज थ्री और स्टेज टू में आ जाते हैं। जब आप स्टेज तकरीबन 20 मिनट्स ये ले लेते हैं, फिर क्या होता है कि स्टेज दियर आफ्टर द फर्स्ट जो रैपिड आई मूवमेंट स्टेज है वो आकर हो जाते हैं, और ये स्टेज तकरीबन 10 मिनट्स तक ये जो है कंटिन्यू रहते हैं। कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्लीप साइकिल, तो ये आपकी जो फर्स्ट स्लीप साइकिल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर द फर्स्ट रैपिड आई मूवमेंट पीरियड टू बी वेरी ब्रीफ और इवन स्केप्ड entirely। The healthy adult sleeper usually experience 4 to 6 cycle sleep during the 7 to 8 hour। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक बार सो जाते हैं तो मतलब आप डायरेक्टली रैपिड आई मूवमेंट में चले जाते हैं और फिर सारी रात उसमें सोते नहीं। जब आप अवेक हो जाते हैं, जब आप उठ जाते हैं और जब आप दोबारा मतलब सोते हैं तो आपको दोबारा जो एनआरएम की स्टेज वन है, टू है, थ्री है उससे गुजरना होगा। फिर स्टेज फोर में जाओगे, फोर से स्टेज थ्री, फिर टू और फिर राइट जो आई मोमेंट स्टेज में आप जाते हो। सो द स्लीपर हु इज अवेकन ड्यूरिंग एनी स्टेज, चाहे आप किसी भी स्टेज में आप अवेक हो जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, मस्ट बिगेन अ न्यू एट स्टेज वन। जो स्टेज वन एनआरएम की स्टेज वन है दोबारा अपनी उससे स्टार्ट करना पड़ता है। स्लीप एंड प्रोसीड थ्रू आ स्टेज टू द रैपिड आई मोमेंट। जो स्लीप है उस तक आपने दोबारा पहुंचना होता है। देख आप पहले अवेक होता है, फिर आप स्टेज वन में चले जाते हैं, स्टेज वन से स्टेज टू से स्टेज थ्री, और यहाँ तक जो टाइम लगता है ये तकरीबन 30 मिनट्स लगते हैं। फिर जो स्टेज फोर में आते हैं, स्टेज फोर में तकरीबन आप 40 मिनट यहाँ पे स्टे करते हैं। फिर स्टेज फोर से आप वापस स्टेज टू में जाते हैं, स्टेज टू से स्टेज वन में जाते हैं, ये तकरीबन 20 मिनट्स लेते हैं। फिर आप आ जाते हैं राइट रैपिड आई मोमेंट में, यहाँ पे तकरीबन आप 10 मिनट जो है यहाँ तक आप उसको मतलब रेस्ट करते हैं, और फिर उससे वापस आप स्टेज टू में जाते हैं, स्टेज थ्री में जाते हैं, स्टेज फोर में जाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ये तकरीबन 40 और 30 70 90 तकरीबन 100, और ये दोबारा इस स्टेज में तकरीबन 20 तो 120 तक तकरीबन ये टोटल टाइम लेते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेज में अवेक हो जाते हैं स्टेज टू में, तो आपको डायरेक्टली फिर स्टेज वन से स्टार्ट लेना पड़ेगा। अगर आप स्टेज फोर में आप अवेक हो जाते हैं तो दोबारा भी आपने स्टेज वन से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ रैपिड आई मोमेंट में आप जो है आप अवेक हो जाते हैं तो फिर भी आप स्टेज वन से जो है दोबारा स्टार्ट करेंगे। और ये साइकिल मतलब ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाते हैं मोस्टली आप इंडिविजुअल एडल्ट जो है वो अवेक हो जाते हैं, फिर दोबारा स्लीप में जाता है, और इसी तरह तकरीबन 4 to 6 साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है एक इंडिविजुअल एट वन नाइट्स में। अब फंक्शन ऑफ स्लीप की क्या फंक्शन है, फंक्शन क्या है स्लीप की। सो स्लीप के जो फंक्शन है अगर हम उसको डिस्कस करें, सो द इफेक्ट ऑफ स्लीप ऑन बॉडी आर नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। के मतलब एक स्लीप की किसी बॉडी के ऊपर उसकी क्या असरात है, क्या इफेक्ट है, वो
فلی انڈرسٹوڈ نہیں ہے، لیکن سلیپ جو ہے دس ایگزرٹ فزیولوجیکل افیکٹ آن دا بوتھ نروس سسٹم اینڈ ادر باڈی اسٹرکچر. جو اگر ہم نروس سسٹم کی بات کریں یا باڈی اسٹرکچر کی بات کریں، اس پہ اس کے فزیولوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں. دا رول آف سلیپ سائیکولوجیکل ویل بینگ از بیسڈ نوٹسڈ بائی دا deteriorations in a mental functioning related to the sleep loss. اگر کوئی سلیپ لاس ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو مینٹل اس میں جو چینجز آ جاتے ہیں، اس کی وجہ اس سے جو ہے نا ہم بیٹر وے سے ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ مطلب سلیپ کی کیا فنکشن ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر پرسن ہے ود ان ایڈوکیٹ اماؤنٹ آف سلیپ، اگر اس کی سلیپ ٹھیک نہیں ہے، ٹینڈ ٹو بیکم ایموشنلی اریٹیبل. وہ ایموشنلی اگر آپ اس کو دیکھو گے تو اریٹیبل ہوگا، ہیو پور کنسنٹریشن اس کی بہت زیادہ پور ہوں گی، اور ان ایکسپیرینس ڈیفیکلٹی میکنگ ڈیسیجن، وہ صحیح ڈیسیجن بھی نہیں لے سکے گا، وہ کنفیوز ہوگا، کیونکہ وہ جو اس کی ایموشنل سٹیٹس ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو فنکشن اگر سلیپ کی ہم بات کریں تو جو ریسٹور کرتے ہیں بیولوجیکل پروسیس کو، وہ ریسٹور کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کام کرتے ہیں، آج کوئی کام کرتے ہیں اور کل اگر وہ کام کنٹینیوس کرتے ہیں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں، برڈن آپ کے اوپر آ جاتے ہیں اور آپ پھر تھک جاتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ ریسٹ کرتے ہو یا سلیپ کرتے ہو تو آپ جو ہے اس کے لیے انرجی واپس ریسٹور ہوتے ہیں. جو کارڈک پرسن ہے اس فنکشن ہے اس کو جو ہے پریزرو کرتے ہیں. ہیومن گروتھ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ڈیورنگ دا سلیپ اور ریسٹ. پروٹین جو ہے سنتھیسائز ان سیل ڈویژن ریسٹ فارم میں. باڈی جو ہے کنزرو انرجی ڈیورنگ دا سلیپ. آپ جب سلیپ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کنزرو کرتے ہیں انرجی کو، اور جب دوبارہ صبح اٹھتے ہیں اور کام پہ جاتے ہیں تو مطلب آپ کے پاس نیو انرجی آ چکے ہوتے ہیں. تھرمو ریگولیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے ٹمپریچر کو ریگولیٹ رکھنا. اگر ہم ریپڈ آئی مومنٹ کی بات کریں سلیپ کے، از نیسیسری فار دا برین ٹیشو ریسٹوریشن اینڈ کوگنیٹو فنکشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لاس آف اگر ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ ہے سو لیڈ ٹو دا فیلنگ آف کنفیوژن اینڈ اگر کوئی ایسے ہے تو پھر پیشنٹ کنفیوژن کی طرف جاتے ہیں، سسپیشن کی طرف وہ پیشنٹ جو ہے وہ جا سکتے ہیں، انزائٹی کی طرف جا سکتے ہیں، فٹیگ جو ہے آپ فیل کرو گے، یو ویل بی مطلب ایموشنلی یو ویل بی اریٹیبل، اب تکی ہوئی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مین چیز ہے. پرولانگ سلیپ لاس، اگر زیادہ ٹائم کے لیے سلیپ لاس ہو جاتے ہیں تو یہ الٹریشن آ جاتے ہیں آپ کی موڈ میں، آپ کی میموری میں، آپ کی جو موٹر پرفارمنس ہے اس میں ڈیفیکٹ آ سکتے ہیں. ڈسٹرب اگر ریپڈ آئی مومنٹ سلیپ میں افیکٹ آن دا باڈی سچ ایز ریسٹ فار دا اوبیسٹی. اگر آپ کی سلیپ صحیح نہیں ہے، میموری پرابلم ہو سکتے ہیں، ڈپریشن میں آپ جا سکتے ہیں آسانی سے، ڈسٹرب میٹابولزم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپلی جو فنکشن ہے سلیپ کے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے اوپر اس کو اپلائی کریں. سلائڈ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ کی سلیپ پورے نہیں ہوتے تو کیا کیا مطلب آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتے ہیں. آپ جو ہے فٹیگ فیل کرتے ہیں، آپ کی جو موڈ ہے وہ بالکل اپ سیٹ موڈ ہوتے ہیں، ڈسٹرب موڈ ہوتے ہیں، آپ بہت زیادہ مطلب فزیکلی اور مینٹلی جو ہے آپ بہت زیادہ تھکاوٹ فیل کرتے ہیں، ہیڈ ایک ہوتے ہیں آپ کو، باڈی ایک ہو جاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، میموری مطلب آپ کی جو ہے لاس ہو جاتے ہیں، آپ کی جو کوگنیٹیو انٹلیکچوئل فنکشن ہوتے ہیں وہ لاس ہو جاتے ہیں، آپ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ مطلب آپ انزائٹی کی طرف جا سکتے ہیں، آپ ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کی میٹابولزم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ کے سلیپ پورے نہیں ہوتے تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو ایٹس مین دیز آر دا فنکشن آف دا سلیپ. جو فیکٹر ہے، اب کچھ ایسے فیکٹر ہے جو افیکٹ کرتے ہیں سلیپ کو، تو اس کو ہم پڑھیں گے پارٹ 2 میں. پارٹ 1 میں ہم نے ڈسکس کر دیا کہ سلیپ کیا ہے، ریسٹ کیا ہے، سلیپ اور ریسٹ کے بیچ میں کیا ڈفرینس ہے. ہم نے پھر سلیپ کی جو مین سٹیجز ہے، 2 مین ٹائپ کو ہم نے ڈسکس کر دیا کہ نان ریپڈ آئی مومنٹ کو ہم نے ڈسکس کر دیا، ہم نے ریپڈ آئی مومنٹ کو ڈسکس کر دیا. اس کے بعد جو 4 سٹیجز ہے آف دا NRM ہم نے اس کو ڈسکس کی. جو 5th سٹیج آف دا سلیپ ہے ریپڈ آئی مومنٹ کی، ہم نے اس کو ڈسکس کی. اس کو ہم نے آپس میں پھر ڈفرینشیٹ کر دیا کہ ریپڈ آئی مومنٹ اور نان ریپڈ آئی مومنٹ میں کیا ڈفرینس ہے.
اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا. ہم نے سلیپ فنکشن کو ڈسکس کر دیا کہ سلیپ کے فنکشن کیا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایسے فیکٹر اور کچھ جو سلیپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں اس کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اور کچھ ڈس آرڈر کو ہم ڈسکس کریں گے کہ مطلب کون کون سے ایسے ڈس آرڈر ہے سلیپ کے، تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں تک اگر آپ کی کوئی بھی کویشچنس ہے، کوئی کویریز ہے، اسٹل اگر آپ کی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، سو یو کین آسک ان دا کمنٹ سیکشن. آئی ول ٹرائی ٹو گیو دا آنسر ٹائملی. تھینک یو سو مچ فار listening me. Thanks.